नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आरएएस मेंस का जो रिवीजन मॉड्यूल देख रहे थे, उसमें मैनेजमेंट के 7 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए। अब आज 8वां लेक्चर है और इसके बाद में एक मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज करके टॉपिक और है। तो ये 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं हमारे। तो आज के लेक्चर में देखो एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। अब ये इसके जो प्रोनंसिएशन है और इसके जो स्पेलिंग्स हैं, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप अपने-अपने स्तर पे समझ लेना। वैसे ज़्यादातर लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, वो इंग्लिश मीडियम के ही हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इसमें बेसिक हम लोग स्टार्टअप्स की बात करेंगे, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं और इंक्यूबेशन क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल क्या होता है। एक-एक करके देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है? जैसे भी मतलब आप छोटे से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा काम करो, अगर आप कुछ नया काम करते हो तो बेसिकली उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। फीचर्स और नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखें तो इनोवेशन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टेक्निक्स रादर दैन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। इसमें जो इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इसमें जो काम किया जाएगा, उसमें क्या है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व ना दे करके हम लोग न्यू टेक्निक्स डेवलप करेंगे। फिर क्रिएटिविटी का यूटिलाइज़ेशन करेंगे टू कन्वर्ट यूजलेस थिंग्स इंटू यूज़फुल थिंग्स। इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे लीडरशिप रादर देन ओनरशिप। ठीक है? फिर रिस्क बेयरिंग होती है इसमें और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, है ना? कुछ प्रिंसिपल्स सिद्धांतों पर ये काम करेगा, ना कि ये कोई अंतःप्रज्ञा पर काम करने वाली चीज़ है। फिर इंपॉर्टेंस देखें तो ये बेसिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेशन में। आज आपको पता ही है भारत में इतने सारे नए-नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर रही हैं? कर ही रही हैं। फिर ये हेल्प करता है किसमें? एस्टैब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेज़ में, हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, अपॉर्च्युनिटी टू एक्सट्रैक्ट फुल ह्यूमन पोटेंशियल, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। ठीक है? किसी हद तक चाहे स्किल्ड को ही दे रहे हैं फिलहाल, पर किसी हद तक तो क्रिएट हो ही रही हैं। फिर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और हेल्प्स इन सोशल चेंज। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकता, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है भी नहीं। बात को लंबा खींच ज़रूर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। फिर देखो कुछ प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप के। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर बन बन गया है तो उसने क्या-क्या प्रोसेस फॉलो किए हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डिस्कवरी, फिर आइडेंटिफाई करना अपॉर्च्युनिटीज़ को, फिर जनरेट करना या इवैल्यूएट करना आइडियाज़ को, देन प्लानिंग, देन रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाह रहा है या फिर कोई भी स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो वो रेज़ करना, फिर उसको एस्टैब्लिश कर लेना, फिर उसमें ग्रोथ के बारे में सोचना और लास्ट में उसका जो प्रॉफिट हो या फिर उससे जो हमको मिलने वाला है हार्वेस्ट, उसको करना। तो एक-एक करके देखो सेल्फ डिस्कवरी क्या है इन दिस स्टेप। एंटरप्रेन्योर असेसेस हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के एरियाज़ देखेंगे, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्च्युनिटीज़ में ट्राई करेंगे फाइंड आउट नीड्स, वांट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। क्योंकि नीड्स, वांट्स के हिसाब से ही बिज़नेस चलेगा, प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी को सॉल्व करोगे तो बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा। जनरेट और इवैल्यूएट आइडियाज़ में देखेंगे थ्रू डिस्कशंस अलग-अलग लोगों के साथ मिल करके या फिर जो स्टार्टअप बना रहे हैं, 10 लोग मिल करके, 5 लोग मिल करके वो आपस में डिस्कशन करेंगे, एक्सपीरियंस का यूज़ करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग को मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। फिर प्लानिंग देखो तो मेक अ प्लान विद थिंकिंग एंड रिसर्च, रिसर्च बेस्ड प्लान बनाएँगे क्योंकि हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड है। क्योंकि हमने जो पिछली स्लाइड है उसमें हमने देखा कि ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स है और ये इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो रिसर्च का इसमें अच्छा खासा रोल रहेगा। फिर रेज़ करेंगे स्टार्टअप कैपिटल, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वेंचर कैपिटल हो, चाहे बैंक्स हों, चाहे अलग-अलग इंस्टीट्यूशन जो हमने सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस में पढ़े थे, वो हों। फिर एस्टैब्लिश कर लेंगे स्टार्टअप को, लॉन्च करेंगे एंटरप्राइज़ को अट्रैक्ट करेंगे अलग-अलग कंज्यूमर्स को जिस सेक्टर में वो ग्रो करना चाहते हैं। फिर ग्रोथ है तो एक्सपैंड एंड ग्रो एंटरप्राइज, एंड हार्वेस्ट है तो गेट प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरप्राइज। जो भी आपने एंटरप्राइज बनाया है इवेंचुअली उसका काम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये बेसिक प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप के, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए। फिर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप देखो एक ऐसा उद्यम है व्हिच रन्स ऑन यूनिक आइडिया एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। जो सोशल प्रॉब्लम्स आज मार्केट में क्रिएट हो रही हैं व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेसेस एज़ वेल। तो ऐसी चीज़ों को करने वाली जो कंपनी होगी, जो शुरुआत की जाएगी, उसको हम लोग स्टार्टअप का नाम देंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने कुछ परिभाषा स्टार्टअप की दी हुई है। उसमें क्या है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ सकता है। तो स्टार्टअप क्या हो सकता है? एक तो 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। फिर उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो इंडियन स्टार्टअप मतलब जो भी उसको फ़ायदा मिलने वाला है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो ही मिलेगा। फिर वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दी गई डेफिनेशन है किसकी? स्टार्टअप की। फिर हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन क्या होता है। अब स्टार्टअप और इंक्यूबेशन को समझो तो आप इस तरीके से समझो कि जो मुर्गी होती है, वो अंडे सेने का काम करती है। अंडे सेने का काम करती है ताकि वो जो भी उसका प्रोसेस होता है, आई थिंक वो 20-25 दिन का कुछ या 3 वीक्स का प्रोसेस होता है। उसमें वो उसको से करके उस बच्चे को अच्छा हेल्दी बच्चा उससे पैदा होता है।
अब ये स्टार्टअप के लिए कुछ इंक्यूबेटर या कुछ बिज़नेस होंगे जो स्टार्टअप को सहेंगे, है ना? व्हिच मीन्स व्हाट? स्टार्टअप को अच्छे से ग्रो करने के लिए जो मदद करेंगे वो इंक्यूबेटर कहलाएँगे, है ना? और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहेंगे। तो देखते हैं, अ बिज़नेस इंक्यूबेटर इज़ अ कंपनी दैट हेल्प्स स्टार्टअप कंपनी टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग मैनेजरियल, टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस। जिस तरीके का भी असिस्टेंस उसको चाहिए, वो प्रोवाइड कर के स्टार्टअप को हेल्प करेंगे। अब ये प्रोवाइड किस तरीके का असिस्टेंस करेंगे, कौन से एरियाज़ में करेंगे? तो ये वर्क प्लेस देंगे या ऑफिस देंगे अपना। मैं आपको बताऊँ कि आप अगर बैंगलोर चले जाओ, इफ यू हैव अ बिज़नेस आइडिया और आप, है ना, बैंगलोर चले जाते हो, तो बैंगलोर में क्या है, ऐसी जो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऐसे हब्स बना रखे हैं या ऐसे ऑफ़िसेज़ बना रखे हैं, अपने ऑफ़िस के अंदर कुछ ऑफ़िसेज़ बना रखे हैं। आप वहाँ पर जाओ, आप वहाँ पर बैठ जाओ, आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, दे विल प्रोवाइड, और आप बस अपने आइडिया के साथ में यू कैन गो एंड वर्क देयर। तो ऐसे जो ऐसा काम करने वाले जो लोग होंगे, उनको इन्क्यूबेटर्स कहेंगे। फिर कोऑपरेट करते हैं किसमें? टेक्निकल और मैनेजरियल फील्ड में। असिस्ट करेंगे ये इन द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव बिज़नेस प्लान और हेल्प रिलेटेड टू मार्केट और फाइनेंस। तो ये सारी हेल्प वो लोग आपकी करते हैं। कौन करते हैं? इन्क्यूबेटर्स। फिर रोल ऑफ इंक्यूबेटर की देखें तो नर्चर करता है स्टार्टअप को लाइक अ पेरेंट, प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस्ड मेंटरशिप टू स्टार्टअप्स, क्योंकि उसने खुद ने भी कभी एक एंटरप्राइज खोला होगा, तो उसको एक्सपीरियंस है। फिर एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर्स, जो अब फ्यूचर में आपको अगर कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी तो उसके लिए, और न्यू स्टार्टअप पार्टनर्स कि अगर आपको पार्टनर की कोई ज़रूरत है, तो भी वो हेल्प कर सकता है। फिर आती है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न देखो, एलिन ली जो है, उन्होंने ये टर्म 2013 में कॉइन की। ये एक ऐसी स्टार्टअप है जिसका जो वर्थ है वो 1 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है ना? तो टर्म कॉइन्ड बाय एलिन ली इन 2013, इट इज़ अ टर्म गिवन टू अ स्टार्टअप विद नेट नेट वर्थ ऑफ 1 बिलियन और मोर। देन इट इंक्लूड्स द फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। इंडिया में देखो तो यूनिकॉर्न्स में पेटीएम, ओयो, स्विगी, है ना? स्विंगी आ गया क्या? स्विंगी, ज़ोमैटो, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये सारी कंपनीज़ हैं। फिर रीज़न ऑफ फेलियर या रीज़न ऑफ हाई नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया देखेंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न ऑफ फेलियर में अपन देखें तो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, अबाउट 70%, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डाटा, पर अबाउट 70% ऑफ द स्टार्टअप्स आर फेलिंग, है ना? चाहे फिर यूनिकॉर्न बनने के बाद में भी आपने बहुचर्चित बायजूस के बारे में सुना होगा, है ना? बायजूस वाज़ अ यूनिकॉर्न और हाउ इट फेल्ड यू ऑल मस्ट बी नोइंग। तो रीज़न ऑफ फेलियर क्या होता है? एक तो मार्केट सैचुरेशन हो जाता है, फिर लैक ऑफ इनोवेशन, आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, पुअर मैनेजमेंट व्हिच वाज़ सेड टू बी द रीज़न ऑफ फेलियर फॉर बायजूस। फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, जैसे इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ें हमको आज भी देखने को मिलती हैं। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंसेस की कुछ प्रॉब्लम हो, तो यूनिकॉर्न्स के फेल होने का मुख्य कारण भारत में यही है। और रीज़न ऑफ हाई नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स क्या है? आपको पता है भारत में देयर आर मोर देन 100, है ना? 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्ज मार्केट है, टेक टैलेंट जो है भारत का वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा मिलता है भारत में जो स्टार्टअप्स होती हैं उनको, और ग्लोबल इंटरेस्ट है भारत में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिक यूनिकॉर्न के बारे में है। अब देखो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। फिर अपन बात करेंगे वेंचर कैपिटल की, और उसके बाद देखेंगे हम लोग एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये देखो, ऐसे असामियों का ग्रुप है जो, मान लो आप मानो कि 100-100 करोड़ रुपए जिनके पास में है, ऐसे 10 लोग इकट्ठे हो जाएँ और बोलते हैं कि हम लोग एक वेंचर कैपिटल फंड बना लेते हैं यार 500 करोड़ का, और लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं आप अपना स्टार्टअप का आइडिया हमको बताओ, हमको अच्छा लगेगा तो हम इसमें से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है? या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मान लो। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल, इट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इन कंपनीज दैट आर रैपिडली ग्रोइंग एंड हैव हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, है ना? आगे हम देखेंगे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, ये प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल कैपिटलिस्ट होता है, जो देखो 100-100 करोड़ की आसामियां हैं, वो मतलब प्रोफेशनल कैपिटलिस्ट ही हो गए। इन्वेस्टेड इन हाई रिस्क सेक्टर टू अर्न मोर प्रॉफिट, ये लोग ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हो, पर हाई रिस्क होगी तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो भी ज्यादा होगा। फिर अलॉन्ग विद कैपिटल, जो कैपिटल के साथ-साथ ये क्या देंगे, मैनेजरियल स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टर कॉन्स्टेंटली एनालाइजेस द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, और कॉन्स्टेंटली ये एनालाइज़ भी करते रहेंगे कि प्रोग्रेस सही चल रही है कि नहीं, हमने जहाँ पैसा डाला है, क्या वो सही सिचुएशन है कि नहीं है। फिर ट्रेडिशनल कैपिटल और वेंचर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है कि ट्रेडिशनल कैपिटल जो हमको पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये हमने सोर्सेज़ ऑफ कैपिटल में भी बात की थी या सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस में बात की थी। इसमें इसके जो सोर्सेज़ होंगे वो क्या होंगे, शेयर कैपिटल हो सकता है, लोन्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है। ये मेनली किसको दिया जाता है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें रिस्क इतनी ज़्यादा नहीं है ना, इन्वेस्टेड वेयर रिस्क इज़ लेस। व्हेयरएज़ वेंचर कैपिटल की बात करो तो सोर्सेज़ इसके होंगे प्रोफेशनल कैपिटलिस्ट जो हमने बात की, और इन्वेस्टर्स, है ना, अवेलेबल टू न्यू एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, और इन्वेस्टेड वेयर रिस्क इज़ हाई। ठीक है, बेसिक ही डिफरेंस है, आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएँगे। फिर एंजल इन्वेस्टर लास्ट में देखें तो एंजल इन्वेस्टर, वो देखो इसको दिव्य निवेशक बोलते हैं, है ना? ये एक इंडिविजुअल होता है, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट थे और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ये एक एफ्लुएंट इंडिविजुअल होता है जिसके पास है 100-200 करोड़ रुपए और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो एन एंजल इन्वेस्टर इज़ एन एफ्लुएंट इंडिविजुअल हू प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्टार्टअप, है ना? स्टार्टअप को क्या देगा? फाइनेंशियल बैकिंग देगा। स्टार्टअप हो चाहे कोई स्मॉल बिज़नेसेस हों, टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टिबल डेट। अब जिन लोगों ने शार्क टैंक करके एक शो आता था वो देखा होगा, तो वो मुझसे ज़्यादा इसको अच्छे से समझते होंगे।
तो आई होप एंजल इन्वेस्टर अंडरस्टूड है। अब ये ऑफर करते हैं क्या, मेंटरशिप भी ऑफर करते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी देते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं। जैसे आपको पता होगा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के जो बच्चे हैं उनके कुछ फिक्स ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट्स और एडवाइसेस देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, और वो लोग यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न बना रहे हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल में भी डिफरेंस देख लें तो एंजल इन्वेस्टर जो कि सिंगल इंडिविजुअल था, वो वेंचर कैपिटल जबकि क्या था, एक फर्म है या एक कंपनी है या फिर एक ग्रुप है ना, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। एंजल इन्वेस्टर है तो अकेला अकेला अगर 100 करोड़ का आसामी है तो वो 20 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। जबकि ये जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, ये 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे इस लेवल तक के इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट कम है, यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। एंजल इन्वेस्टर में मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये जो है मेन सोर्स होगा फाइनेंस का किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। क्योंकि जब स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पर होगा तब उसको कोई भी ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं होगा जो उसको ग्रो करने के लिए पैसा दे। परंतु जब स्टार्टअप स्टैब्लिश हो चुका है, एक सम लेवल पर पहुंच चुका है, उसके बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और कहते हैं कि हाँ आपका बिजनेस सही है, हम आपके बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में था। तो ये हमने बेसिक जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, देखो आपको जैसा कि पता है, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये छोटे सब्जेक्ट्स में 20 और 50 इन शब्दों से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, तो उस हिसाब से हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका लास्ट लेक्चर जो होगा वो मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज का, तो वो भी इतना ही 10-15 मिनट का एक लेक्चर होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।